अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। कभी चंद माह तक जुमा वो दिन होता था जब कोई अदालती फैसला मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आता तो पीटीआई के हामी और यहां तक के सीनियर रहनुमा भी मुस्लिम लीग नून को तंजिया अंदाज में मुखातिब करते हुए जुमा की मुबारकबाद देते थे। यह अमल अखलाकी और मजहबी दोनों तरह से पस्त सोच की अक्कासी करता था। हवाओं का रुख तब्दील हुआ, वक्त बदला तो जुमे की मुबारकबादें भी बदल गई हैं। अब काफ़ी अरसे से हर जुमे को तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशात के बरक्स फैसले आ रहे हैं और उनके सियासी मुखालिफिन इन फैसलों के साथ पीटीआई वालों को उनकी साबिका हवास बाख्ता गुफ्तगू याद दिलाते हैं। आज फिर जुमे के रोज़ चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में जमानत खारिज और ट्रायल रोकने की दरखास्त के खिलाफ फैसला आया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साइफर केस में दरखास्त जमानत और मुकदमा अखराज की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं, जिसका तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। जमानत के फैसले को बगौर पढ़ा जाए तो इसमें तकरीबन असल केस का 99% फैसला कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन के हर इल्ज़ाम को तस्लीम कर लिया गया है, एक एक बयान को मनोअन तस्लीम किया गया है। यूं लगता है जैसे मुकदमे के मेरिट्स पर फैसला सुना दिया गया है। इस्लाम के जारी करदा तफसीली फैसले के मुताबिक बाद नजर में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। हाई कोर्ट 23 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकती। फैसले में कहा गया है कि इस्तगासा का केस है कि वजारत खारजा ने साइफर को डीकोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। अदालती फैसले में लिखा गया है कि इस्तगासा के मुताबिक साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। दफ्तर खारजा के साबिक और मौजूदा अफसरान बिलखुसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस बात से इनकार नहीं कि शफाफ ट्रायल मुल्जिम का बुनियादी हक है। आर्टिकल 10A के तहत मुल्जिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से किसी किस्म का तासुब जाहिर नहीं होता। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अदालत में पेश दस्तावेजात के मुताबिक दफ्तर खारजा की पॉलिसी वाज़ेह है और पॉलिसी के मुताबिक साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसे गैर मजाज अफराद से शेयर नहीं किया जा सकता। साइफर को कुछ वक्त के बाद वापस फॉरेन ऑफिस जाना होता है। वकील के मुताबिक मुल्जिम पाबंद थे कि हुकूमत गिराने की गैर मुल्की साजिश अवाम को बताते। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने की दलील वजन नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बतौर वजीर आजम फराइज अंजाम देने की बजाय सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दलील को मुस्तरद करते हुए कहा है कि आइन का आर्टिकल 248 बतौर वजीर आजम फराइज की अदायगी पर इस्तिस्ना से मुताल्लिक है। पिटिशनर का साइफर से मुतालिक सियासी इज्तिमा से खिताब बतौर वजीर आजम अदा की जाने वाली जिम्मेदारियों में नहीं आता है। तहरीक इंसाफ के वकला की टीम की जानिब से इस फैसले को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया गया। अब चेयरमैन पीटीआई को लंबा अरसा तक जेल में रखने के कुछ किरदार उनकी वकला टीम का भी नजर आता है। वकला टीम के मुख्तलिफ अरकान की जानिब से केस लड़ने की बजाय मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंस, ज़्यादा से ज़्यादा जलवागर होने की ख्वाहिश ने मुख्तलिफ केसेस को ख़राब किया है, जिसकी एक मिसाल चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडयाला जेल में मुंतकिली के मामले पर मिलती है। और फिर जब अडयाला जेल मुंतकिली होती है तो फिर अटक जेल पहुंचाने की ख्वाहिश की जाती है। चंद आज़ाद मुबस्सरीन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जब चेयरमैन पीटीआई बंद गली में दाखिल हो गए हैं तो बीच बचाव के लिए अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं और इसको आखिरी कोशिश तस्वुर किया जा रहा है जिसमें वो आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से मुलाकात भी कर सकते हैं। दूसरी जानिब कल ही की शाम एक और मुलाकात पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से भी हुई। कहने को तो ये मुलाकात पीडीएम सदर की खुशदामन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के हवाले से बयान की जा रही, लेकिन तकरीबन पाकिस्तानी जानते हैं कि इस माहौल में ये मुलाकात किस मकसद के तहत की गई। इस मुलाकात का खुशगवार पहलू ये भी था कि पीटीआई के वफ्द ने मौलाना की इमामत में नमाज अदा की और ये मनाजिर देखकर मुझ समेत तकरीबन हर पाकिस्तानी थोड़ी देर को इस सोच में ज़रूर गुम था कि जिनको एक लंबे अरसे तक चोर और डाकू कहा जाता रहा, तरह तरह के अलकाबात से नवाजा जाता रहा, गैर अखलाकी गुफ्तगू उनके बारे में की जाती रही, उनकी इमामत में नमाज अदा की जा रही है। क्योंकि अब वन पेज वालों ने तो पीटीआई से कब का दामन छुड़ा लिया है। इस मुलाकात पर बाज़ अफराद को यह भी तशवीश है कि शायद ये मुलाकात ज़ाती नौयत की हो और चेयरमैन पीटीआई के इल्म में लाए बगैर की गई हो, लेकिन असद कैसर का ये कहना सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर पीटीआई से ये मुलाकात उनकी मुशावरत से की गई है, ये और भी मानी खेज़ है। यानी ये चेयरमैन पीटीआई की मर्जी से होने वाली मुलाकात थी। आज ये मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहे हैं, कल आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकातें स्केड्यूल्ड है। कोई माने ना माने हालात इस नैज पर पहुंच चुके हैं कि वही पीडीएम और बशमूल पीपल्स पार्टी जिनके साथ चेयरमैन पीटीआई बैठना नहीं चाहते थे, अब वही निजात दहिंदा है और वो पीटीआई को स्पेस देने पर तैयार भी दिखाई देते हैं। नवाज शरीफ का वतन वापस आना और इंतकाम की सियासत ना करने का ऐलान करना, एहतसाब के बयानिए से मुकम्मल तौर पर किनारा करना, इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। सियासी तारीख देखी जाए तो भी एक बात पूरे वसूख से कही जा सकती है कि लीडर और उमूमी सियासतदान में फ़र्क होता है।
लीडर वही होता है जो माजी की तलखियों को भूलकर आगे बढ़ने पर यकीन रखता हो। पाकिस्तान की तारीख में नवाज शरीफ की इसकी एक मिसाल है, जिन्होंने सियासी मैदान में अपने मुखालिफिन के खिलाफ भरपूर सियासत की, लेकिन उनके मुश्किल लम्हात में वो सबसे पहले मदद को पहुंचने वालों में भी शामिल थे। 2008 में चाहे बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के एक मिसाक पर मुत्तहिद हुए, 2006 के अंदर ये मिसाक हुआ था, 2006 में एक कंसेंसस डेवलप हुआ, लेकिन दोनों की अपनी अपनी सियासत थी। इस दौरान मोहतरमा की शहादत हुई, तो नवाज शरीफ ही वो लीडर थे जो रावलपिंडी अस्पताल में उनकी डेड बॉडी रिसीव करने पहुंचे थे। इसी तरह 2013 के इलेक्शंस के दौरान जब चेयरमैन पीटीआई इलेक्शंस कैंपेन कर रहे थे, तो उस दौरान वो कंटेनर से गिर गए थे, जिससे उनकी गर्दन में चोट आई थी, वो जख्मी हुए थे और उनकी इयादत के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल खुद नवाज शरीफ साहब पहुंचे थे और बुके लेकर गए थे और कहा था कि आइए खान साहब आप फ्रेंडली मैच खेलते हैं। इस बार भी नवाज शरीफ के पास माजी करीब को भूलकर नई शुरुआत करने का बेहतरीन मौका है। देखना बस ये है कि वो लीडर बनते हैं या फिर अमूमी सियासतदान। अगर अब भी वो एक कदम बढ़कर अपने मुखालिफिन को गहरी खाई से निकलने में कोई मदद फराम करते हैं, तो बिलाशुबा तारीख में उनको एक लीडर के तौर पर याद रखा जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की खैर खा उनको ये मशवरा भी दे रहे हैं कि अगर चोर डाकुओं की गर्दान की बजाय सियासी जमातों के साथ डायलॉग के जरिए बचता है मामला, तो अपना चाह लेना चाहिए और मुल्क को भी आगे बढ़ने देना चाहिए। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इंतहाई सादा सा सवाल है, चौथी बार वजारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ के नाम पर मोहर तस्दीक सब्त हो गई है, स्टैंप लग गई है सुहेल वड़ाइच साहब? जी बिल्कुल लग चुकी है। साफ नज़र आ रहा है कि वही अगले वज़ीर आज़म होंगे। कोई हादसा ना हुआ तो मेरा ख्याल है कि वही अगले वज़ीर आज़म होंगे। ये मोहर किसने लगाई है सर? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, और इस वक्त जितने बरसरे इक़्तिदार अदारे हैं, गिरोह हैं, उन्होंने। इस्टेब्लिशमेंट तो ये पॉलिटिकल नहीं हो गई थी, लेकिन उस ए पॉलिटिकल में फ़ैसले भी तो करने पड़ते हैं ना। उसी ए पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया कि जो इमरान खान है वो और पाकिस्तान की इकानमी इकट्ठे नहीं चल सकते, चुनाचे तहरीक अदम एतमाद की तरफ बढ़े। उसी ए पॉलिटिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने फ़ैसला किया कि जो पीडीएम की हुकूमत है वो चलनी चाहिए। उसी ए पॉलिटिकल हुकूमत ने जो इस्टेब्लिशमेंट थी या उसी ए पॉलिटिकल अदारे जो थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो इमरान है उनके साथ उनको इलेक्शन में कितना हिस्सा लेना है और कितना नहीं लेना, ये उन्होंने फ़ैसला किया। निगरान हुकूमतों का उन्होंने फ़ैसला किया। तो साथ साथ वो फ़ैसले भी कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल भी हैं। आप उन्हें ये पॉलिटिकल कह लें, लेकिन ज़ाहिर है फ़ैसले तो सारे पॉलिटिकल हैं। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए मरियम नवाज के नाम पर भी मोहर लग गई है सर? ये नहीं मुझे अंदाज़ा कि क्या होगा, किस तरह से। एक तो देखें जी, ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ जो हैं, ये इस बात का इम्कान कब है अब कि वो दोबारा सूबा पंजाब में भेजे जाएं, इसलिए लगता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट में ही रहेंगे। अब मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी में फेडरल गवर्नमेंट में वो क्या करते हैं, जबकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तो है फाइनेंस और इकानमी, और फाइनेंस में इस बात का कम चांस है कि डार साहब की जगह किसी और को दी जाए। तो फिर और कौन सा टास्क होगा जो शहबाज शरीफ को दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल सबसे अहम तरीन टास्क तो उन्हें ही मिलेगा। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि पंजाब, अब मरीम साहबा की ख्वाहिश यह है कि वो पंजाब में रहें और पंजाब की चीफ मिनिस्टर बने। दूसरी तरफ हमजा साहब जो हैं वो रह चुके हैं और वो बड़े वेल एंट्रेंच्ड हैं, बड़ी उनकी लिंकेज है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो बदलते हुए हालात हैं उसमें ये बड़ा नामुमकिन होगा कि शरीफ फैमिली की के जो सिबलिंग हैं वो नीचे जो है वजारत आला चला सकें। मेरा ख्याल है कि मरीम साहबा को भी फेडरल गवर्नमेंट ने ही कोई मशावरत, कोई वजारत खारजा, कोई बहबूद आबादी, कोई ऐसा काम दिया जाएगा जिसमें वो अब गवर्नर्स को मज़ीद सीखें और मज़ीद ट्रेनिंग लें। हाँ, हमजा शहबाज ज़रूर पंजाब गवर्नमेंट के पसे पर्दा रहेंगे, चाहे वो कोई भी फेस कोई और हो शायद, लेकिन पसे पर्दा वही होंगे। सुहेल वड़ाइच साहब, SIFC का स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम हो या हत्ता के 12 को बाईपास की इनॉग्रेशन हो, साबिका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो हर काम का क्रेडिट वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को देते थे। नवाज शरीफ साहब भी यही करेंगे?
नवाज शरीफ साहब नहीं ऐसा करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्योरली पॉलिटिकल आदमी हैं और वो पॉलिटिकल टर्म्स में ही सोचेंगे। ये ठीक है कि वो कोशिश करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखें, क्योंकि उन्होंने भी 3 दफ़ा लड़ाई ली है, 4 दफ़ा लड़ाई ली है एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो नहीं चाहेंगे कि फिर भी लड़ाई हो जाए। लेकिन साथ ही साथ उनको अपनी लेगेसी की भी फिक्र है। उनको ये भी पता है कि अब मैं 72-73 साल का हो चुका हूँ और ज़्यादा देर मैं पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नहीं कर सकूँगा, थोड़ी देर ही करनी होगी उन्होंने, तो वो उसमें अपनी पॉलिटिकल लेगेसी की तरफ तवज्जो देंगे और ऐसे कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा मैं मार्क छोड़ जाऊं कि जो मुझे अच्छे तौर पे याद किया जाए। पॉलिटिकल लेगेसी बचाने के चक्कर में वजारत उज़्मा बचा पाएंगे? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बहुत तजर्बे हो चुके हैं। अब शायद हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने भी बहुत तजर्बे कर लिए हैं और आप देखें कि पिछली जो एस्टेब्लिशमेंट्स थी उन्होंने भी ये कोशिश की कि चाहे इख्तियार कम ही दिया लेकिन फिर भी कोशिश की उन्होंने कि 5-5 साल चले। लेकिन इमरान खान में आके वो उन्होंने 5 साल नहीं चलने दी, क्योंकि वो जो थी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट वो बेसब्री हो गई थी। उनका ख्याल था कि अगर इमरान खान को चलने दिया गया तो शायद इकॉनमी और सफ़र करेगी, लेकिन नतायज मेरा ख्याल है उनकी तवक्को से भी बुरे रहे। इमरान खान को हटा के और भी इकॉनमी को नुकसान हुआ और निगरानों को ला के और भी नुकसान हुआ, तो वो सारे फ़ैसले ही गलत ठहरे, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम जो होता है उसके साथ ही मईशत जुड़ी होती है। जब इस्तेहकाम को आप एक दफ़ा छेड़ देते हैं, जैसे नवाज शरीफ दौर में छेड़ा गया, तो फिर उसका कहीं एंड नहीं होता, वो फिर नीचे ही गिरना शुरू हो जाता है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल है और ये रिश्ता जो भी शुरू हुआ है जिसमें नवाज शरीफ साहब अपने लबों की खामोशी तोड़ नहीं रहे हैं, बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो इंतकाम की बात नहीं कर रहे हैं, वो एहतसाब की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे ही चलता रहेगा? इस रवैये में नवाज शरीफ साहब की तब्दीली कोई नहीं आएगी? मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब भी को भी पता है अपनी लिमिटेशंस का। उनको भी पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ ना दे तो उनको इक़्तिदार नहीं मिल सकता। उनको भी ये पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने साथ ना दिया होता तो वो जेल से बाहर नहीं निकल सकते थे। उनको भी पता है कि उनको इक़्तिदार से निकालने वाली एस्टेब्लिशमेंट थी। तो रियलाइजेशन भी हो जाती है कि जब आप इक़्तिदार से निकलते हैं या इक़्तिदार से आते हैं तो आपके फिर बहुत से जो नज़रियात होते हैं उनमें भी तब्दीली आ जाती है। मसलन जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कभी ही हैज़ नेवर मिन्स्ड हिज वर्ड्स, वो तो बड़े क्लियर है कि एस्टेब्लिशमेंट ही लाती है, एस्टेब्लिशमेंट ही भेजती है, चुनाचे वो तो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ना एक लफ्ज़ बोलते हैं, ना उनकी सरतापा कभी उन्होंने नाफरमानी की है। तो वो तो क्लियर है। नवाज शरीफ साहब बाज़ औक़ात विकेट से निकल कर, पिच से निकल कर सियासी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है कि और पाकिस्तान के अंदर जितनी स्पेस है उसी के अंदर खेला जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा स्पेस है पॉलिटिशियंस के पास जितनी पहले हुआ करती थी। अब वो स्पेस बहुत कम हो गई है और उसके इस स्पेस के अंदर रहकर ही उन्हें परफॉर्म करना होगा और दिखाना होगा कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं सिस्टम के अंदर और वो गवर्नेंस कर सकते हैं। सुहेल भट्टाचार्य साहब, नवाज शरीफ के लिए कबूलियत तो है, शरीफ ख़ानदान के लिए भी कबूलियत दिखाई दे रही है, लेकिन मकबूलियत भी है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि अगर चॉइस ये है कि एक तरफ जो पीटीआई की मकबूलियत है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की कबूलियत है, तो दोनों ऑप्शंस तो अप्लाई नहीं हो सकती। मकबूलियत और कबूलियत दोनों इस वक्त इकट्ठी नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो जब मकबूलियत वाला नहीं होगा तो फिर कबूलियत वाला होगा। तो मकबूलियत ना भी हो तो आसानी से मैनेज हो जाएंगी चीज़ें। हमने देखा ज़फ़रुल्लाह जमाली जब वज़ीर आज़म बने थे तो क्या उस वक्त काफ लीग जो थी वो सबसे मकबूल जमात थी। जीती तो पीपल्स पार्टी थी, आपको याद होगा सबसे ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन पैट्रियाट साथ में ला के उन्होंने हुकूमत बना ली थी। शौकत अजीज़ क्या सबसे पॉपुलर आदमी थे उस वक्त? नहीं, ऐसा नहीं था। तो इस तरह हम देखते रहे हैं कि यहाँ हुकूमतें तो ऐसे ही बनती हैं। 2018 का जो इलेक्शन था
उसमें भी आपको पता है नून को दबाया गया और तहरीक इंसाफ को बढ़ाया गया, तो इसी से वो हुकूमत बनी। तो फिर तो इलेक्शंस अनाउंस कर देने चाहिए सर। इलेक्शन हो जाएंगे, जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। नवाज शरीफ आए ही इसलिए हैं कि उनको पता है कि इलेक्शन होने हैं। अगर इलेक्शन ना होने होते तो शायद नवाज शरीफ ना आते। तो चेयरमैन पीटीआई का क्या करना है सर? देखिए, एक तरफ तो मेरी ख्वाहिश है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, उनको ना नाअहल किया जाए, उनको जो है जेल से निकाला जाए, उनको भी मौका दिया जाए। लेकिन जाहिर है हमारी हर ख्वाहिश तो बर नहीं आती। हमारी तो ख्वाहिश थी कि 2018 में भी नवाज शरीफ को नाअहल ना करार दिया जाता, जेल ना भेजा जाता, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती। ना हमारी उस वक्त बात मानी जा गई और ना मुझे लगता है अब मानी जाएगी। अब भी इमरान खान को जेल ही में होंगे और शायद उस वक्त नाअहल भी हो चुके होंगे, और उसी तरह 2018 वाली मुझे लगता है कि हालात जो हैं अब इमरान खान को फेस करने पड़ेंगे। और ये फैसला किसके हाथ में है सुहेल वड़ाई साहब? ये हमारे अदारों के हाथ में है। तो फिर ये जो मुलाकातें पीटीआई के लोगों की मौलाना फजलुर रहमान से हो रही हैं, और फिर खबर ये भी है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे, और एक और खबर ये भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की भी होने जा रही है। तो फिर ये मुलाकातें बाहर आ सकेंगी? देखिए, ये बहुत लेट हो गई हैं। काश हम जब सारे जर्नलिस्ट जाके खान साहब से ये कहते रहे कि ये मुलाकातें आप पॉलिटिशियन से करें, पीडीएम से करें, या आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, तो उस वक्त वो ये मानते नहीं थे। वो कहते थे मैं इन सियासतदानों के साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि जो देर हुई है उसके बावजूद अब भी ये खुश आइंद है, और डेफिनेटली एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए पॉलिटिशियन के दरमियान, फिर एक कंसेंसस होना चाहिए बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिटिशियंस। तो यही मुल्क को आगे चलाने का तरीका है। आप अगर मसलियत और मसालियत से नहीं चलते तो मुल्क नहीं चलेगा। अगर आप इसी तरह आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, एक दूसरे को तस्लीम ना करते रहे, तो मुल्क पहले ही इकॉनमी जो है वो बहुत सफ़र की है इसी वजह से, तो वो और सफ़र करेगी। और हम फिर अगर मईशत ना हुई तो सियासत क्या करेंगे, और सियासत ना हुई तो मईशत कैसे ठीक होगी। ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनके दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं है। तो क्या नवाज शरीफ साहब भी कोई फैसला कर सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं, ख़ासतौर पे इंतखाबात से पहले पहले? ख्वाहिश तो मेरी यही है, मैं इस पे मैंने लिखा भी है कि नवाज शरीफ साहब को ऐसे करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ना नवाज शरीफ ऐसा कर सकते हैं और ना उनको कोई करने देगा। जाहिर है ये तो आलमोस्ट नज़र ही आ रहा है हमें बदकिस्मती से कि इमरान खान जो है अगली दफ़ा इक़्तिदार में नहीं आ रहे। अगली दफ़ा नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाया जाएगा, और जाहिर है अगर उनको जेल से बाहर निकाल के मौके दिए जाएं तो इस वक्त पीटीआई ज़्यादा मकबूल है, फिर तो पीटीआई जीत जाएगी। इसलिए पीटीआई को ये मौका मिलने वाला नहीं है। तो सुहेल वड़ाई साहब, हुकूमत का अगर फैसला हो चुका है तो अपोजिशन कौन होगी? जाहिर है अपोजिशन पीटीआई होगी। तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में होगी और जेयूआई फे भी हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल कर लेगी। मुझे यूँ लगता है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, इसीलिए वो पीपल्स पार्टी बोल भी रही है, एहतजाज भी कर रही है, और शायद उसको ऐसे लगता है कि बाज़ अदारे उनको इक़्तिदार में आने नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ मुझे अंदाज़ा है कि नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे कि एएनपी, पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें, जेयूआई, ये उनका साथ छोड़ें। वो किसी न किसी तरह इनको भी साथ चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ उन्हें एक ग्रेटर कॉन्सेंसस करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपने जो साबका इत्तेहादी हैं उनके साथ भी एट पीस कम अज़ कम हो, लड़ाई ना हो उनकी। लास्टली सुहेल वड़ाई साहब, को पीडीएम तर्ज का कोई इत्तेहाद मौलाना की सरबराही में एक बार फिर आप बनता देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सारी सियासी जमातें इकट्ठी होंगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त बहुत सारी सियासी जमातों का मफाद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है, तो वो क्यों चाहेंगी कि हम जो है वो
पीटीआई जो कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रही है उसके साथ मिल जाए, तो इस वक्त ये माहौल नहीं है। हाँ, अगर इलेक्शन ना हो रहे होते, हाँ अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्पेस ना मिल रही होती, हाँ अगर नवाज शरीफ का भी एहतसाब हो रहा होता, तो जरदारी साहब का भी एहतसाब हो रहा होता और इमरान खान का भी हो रहा होता, तो फिर अब तक एक नया पीडीएम या एक नया आईजीआई या एक नई जो सकते हैं जो डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो फिर वजूद में आ चुका। अच्छा, मुझे सर क्विकली सिर्फ ये भी बता दें कि आपने कहा था कि वो पार्टी तो नहीं चली और आपने कहा था नहीं चलेगी, ये पार्टी जो भी वजूद में आएगी ये चलेगी, ये कंपनी चलेगी? रेहान साहब इसको आ लेने दें, फिर इसके बारे में प्रेडिक्शन करेंगे। अभी तो आए नहीं है तो पहले ही प्रेडिक्शन कैसे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले को कलअदम करार देने को पीटीआई और सानिया 9 मई में मुलव्विस मुल्जिमान के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दिया जा रहा था। पीटीआई के रहनुमा इसे एक बेहतर मौके के तौर पर देख रहे थे और इसी फैसले के दम पर ही अपने लिए स्पेस पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ थे, लेकिन लगता है कि हुकूमत वक्त और रियासत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुतमईन नहीं है और वसानिया 9 मई में मुलव्विस किसी भी मुल्जिम से रियायत बरतने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि निगरान हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करने का इरादा बांध चुकी है। इस हफ्ते के आगाज पर पीर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाए गए फैसले में कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी है और करार दिया कि 9 और 10 मई के वाकयात के हवाले से गिरफ्तार 103 अफराद का ट्रायल उमूमी या खुसूसी कवानीन के तहत कायम करदा फौजदारी अदालतों में किया जाए। लेकिन इस फैसले के बाद यह अबहाम अभी तक बरकरार था कि इन 103 अफराद की तहवील अब सिविलियन हुक्काम को दी जाएगी या नहीं, या फिर यह मामला उस वक्त तक लटका रहेगा जब तक आने वाले दिनों में अपील दायर नहीं हो जाती। अभी गिरफ्तार 103 अफराद को किसी भी सिविल अदालत में या जेल मुंतकिल नहीं किया गया और अब कल ही निजी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने इस बात है कि फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपील करेंगे क्योंकि कानून में तब्दीली का हक पार्लियामेंट के पास है। दूसरी जानिब माहिरीन और तज्जियाकार इस बात पर भी मुत्तफिक है कि इस केस को पीटीआई की वकला टीम और खासकर एहतजाज ऐसे ने गलत डील किया है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में ये केसेस बहुत पहले से चल रहे थे और अब इन मुल्जिमान के बारे में हतमी फैसला आने का वक्त करीब था। मिलिट्री कोर्ट्स में चलने वाले स्पीडी ट्रायल में एक बात वाज़ेह थी कि जो कसूरवार हुए सिर्फ उनको ही 6 माह से लेकर 3 बरस तक की सज़ा होना थी। बेकसूर करार दिए जाने वाले अफराद की रिहाई फौरी मुमकिन होना थी। इसके अलावा जो कसूरवार पाए जाते उनको मामूली सज़ाओं से लेकर 3 बरस तक की सज़ा सुनाई जानी थी, जिसे बाद में सिविल अदालतों में चैलेंज भी किया जा सकता और मुमकिन था कि उन्हें रिलीफ भी मिल जाता। रिलीफ ना भी मिलता तो मुल्जिम करार दिए जाने वालों में अक्सरियत 9 मई के बाद से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही थी। ये तमाम अरसा भी सज़ा के तौर पर गिना जाना था, जिससे उनको मिलने वाली सज़ा का बेशतर हिस्सा मुकम्मल हो गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तमाम प्रोसेस तकरीबन खत्म हो चुका है और मिलिट्री कोर्ट्स में जहां स्पीडी ट्रायल मुमकिन था, वहां सिविल अदालतों में केस साल साल चलेंगे। तारीखों पर तारीखें डाली जाएंगी जो मुलव्विस मुल्जिमान और उनके अहले खाना के लिए मजीद अजियत का सबब बनेगा। खासकर उन अफराद जिनके जुर्म मामूली नौयत के हैं, अब वो साल साल अपने दामन पर लगे उन धब्बों को मिटाने की हसरत में रहेंगे। यही वजह है कि इन मुल्जिमान में से कुछ अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स पर इत्मीनान के हवाले से अलग दरख्वास्त दायर की थी। अब दरख्वास्तों में मुल्जिमान ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि उन्हें मुकदमे में जो ज़रूरी फरीक के तौर पर शामिल किया जाए और दरख्वास्त गुजारों का यह भी कहना था कि तफ्तीश के दौरान फौजी हुक्काम ने उन्हें कभी तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया। उन्होंने इस्तदा की थी कि अदालत उज़्मा की जानिब से फौजी हुक्काम से कहा जाए कि वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत रूल्स और उसके तहत बनाए गए कवानीन के तहत मुकदमा चलाएं ताकि उन्हें जल्द इंसाफ फराम किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दरख्वास्तें भी रद्द कर दी थी, जबकि इन दरख्वास्तों के साथ ये भी बताया गया था कि फौजी अदालतों में होने वाला ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। फौजी अदालतों में ट्रायल के बाद जो कसूरवार साबित होगा उनको मामूली सजाएं होंगी, जबकि 9 और 10 मई के वाकयात में मुलव्विस जो अफराद जुर्म के मुताबिक कैद काट चुके उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। फौजी ट्रायल के बाद सजा याफ्ता अफराद कानून के मुताबिक सजाओं के खिलाफ मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकेंगे। ये मालूमात भी हौसला अफजा थी, लेकिन इस फैसले के बाद ये सब कुछ तकरीबन खत्म हो चुका है, जिसका कम या ज्यादा खमियाजा अल्टीमेटली पीट होगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से आज एक और खाम खबर सामने आई है। ऑडियो लीक स्कैंडल्स में जवाबदही के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब दाखिल कराने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जो कि 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अफगान ने बतौर मेंबर शिरकत की। ऑडियो लीक स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का मामला ज़ेर बहस लाया गया और पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और दीगर वकला तंजीमों की शिकायत पर
जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से जवाब तलबी के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और उन्हें 10 नवंबर तक तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 मेंबरान की अक्सरियत से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, जबकि 2 मेंबरान ने शो कॉज नोटिस जारी करने से इत्तफाक नहीं किया। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि अटॉर्नी जनरल काउंसिल के आइंदा इजलास में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को काउंसिल की कार्रवाई खुली अदालत में चैलेंज करने का इख्तियार भी हासिल होगा। बतौर जज मुस्ताफ़ी होने पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पेंशन और दीगर बरात के हकदार होंगे। अब यकीनन 10 तारीख तक का वक्त आप जमा कराते हैं और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किस तरह कार्रवाई आगे बढ़ाती है ये देखना होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भारतीय बर्बरियत और भारतीय मजालिम का जिक्र करेंगे जो मकबूजा कश्मीर के निहत्ते कश्मीरियों पर जारी है और इसी कॉन्टेक्स्ट में यौम सियाबी बनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे को 76 साल मुकम्मल हो चुके हैं और हर साल कश्मीरी 27 अक्टूबर को भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम सियाह मनाते हैं। इस बार भी सरहद के दोनों पार समेत दुनिया भर में कश्मीरी और मुसलमान इस गासिबाना कब्जे के खिलाफ यौम सियाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी अफवाज ने बगैर किसी आइनी और अखलाकी जवाज़ के हिंदुस्तान पर कब्जा किया था। तकसीम हिंद के वक्त कश्मीर की मकामी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया था और महाराजा हरी सिंह ने हिंदुस्तान से इल्हाक के बदले में फ़ौजी मदद मांगी थी। हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में तकरीबन 10 लाख फ़ौजी तैनात कर रखे हैं। मकबूजा कश्मीर की आवाम पिछले 76 साल से जारी जुल्म सितम की इंतहा पर है। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी मनसूख कर दी। हिंदुस्तानी अफवाज अब तक मकबूजा कश्मीर में 2.5 लाख कश्मीरियों को शहीद जबकि 7,000 से ज़ायद मावरा अदालत कत्ल कर चुके हैं। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं। 1 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम जबकि 11,000 से ज़ायद ख़वातीन ज़्यादती का शिकार हुई हैं। मकबूजा कश्मीर में अब तक तकरीबन 16 लाख कश्मीरी गिरफ्तार जबकि 1100 से ज़ायद इमलाक नजर आतिश की जा चुकी है। 2019 से मकबूजा कश्मीर में अब तक इंटरनेट की तवील तरीन बंदिश जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मकबूजा कश्मीर में अब तक 5 करारदादें मंजूर की जा चुकी है मगर एक पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। मकबूजा कश्मीर की आवाम पर बहीमाना मजालिम उस पर बीजेपी मुलव्वस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच, जिनेवा साइड वॉच पहले ही दुनिया को मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकुशी की मुहिम से खबरदार कर चुकी है। ये जेनोसाइड है। दुनिया भर के जरीदे और इदारे कश्मीर में जारी हिंदुस्तानी मजालिम को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन भारत की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है उसे कोई फता है। और फिर जो पुलवामा अटैक जैसा एक मामला हुआ था वो किस आड़ में हुआ था, उस पर कुछ ऑडियोज़ भी मंजर आम पर आ गई हैं जो वाजे कर रही हैं कि मोदी की तरफ से पुलवामा अटैक को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। कश्मीर को एक जेल बना दिया गया है जहाँ पर निहत्ते कश्मीरी हैं, मजालिम ढाए जा रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हक़ खुदरादियत की जंग लड़ते कश्मीरियों के कम अज़ कम इस हक़ को जो इंसानी हक़ है और उसकी पायमाली की जा रही, कम अज़ कम इसको तस्लीम किया जाए और उनको उनका हक़ खुदरादियत फराहम किया जाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इंतजाम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।